गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? गोल्डन रूल्स बताए थे, देखे थे आपने गोल्डन रूल्स। और आज मैं बता रहा हूं आपको कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस, बेसिक टर्म्स जो अकाउंट्स में काम आएंगी। तो पहली है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है इट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज। तो जो भी ट्रांजैक्शंस हम करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। वो किसके बदले? उसके बदले हमें क्या मिलना चाहिए? पैसा मिलना चाहिए। तो वो मेरी सारी होती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो वो मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड नहीं होंगी। जैसे मैं किसी की हेल्प कर रहा हूं, रोड क्रॉस करा रहा हूं, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो सारी ट्रांजैक्शंस होंगी जिनके बदले मुझे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। सेकेंड है अकाउंट, अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर दैट हेड। अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस जो मैं कर रहा हूं वो अलग अलग हेड के अंडर रिकॉर्ड करूंगा। जो भी ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं, जैसे परचेज की ट्रांजैक्शन परचेज में आएगी, सेल्स की सेल्स के हेड में आएगी, परचेज, रिटर्न, डेटर्स, क्रेडिटर्स। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस मैं करूंगा उनके ना अलग अलग मैं क्या बना दूंगा? हेड बना दूंगा। क्यों बच्चों अलग अलग हेड बनाने जरूरी है? क्योंकि अगर सारी ट्रांजैक्शंस में एक में कर देता हूं तो मुझे ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करने में, अलग अलग करने में काफी समय लग जाएगा। अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि भाई सेल्स का कितना अमाउंट है, तो मैं सेल्स का अमाउंट एक एक ढूंढता रहूंगा ना। और अगर मैंने अलग अलग उनके अकाउंट बना लिए तो सेल्स के अकाउंट से उठा के सीधा मैं सेल्स के अमाउंट को बता सकता हूं। क्लियर? अच्छा, थर्ड आता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है कि ये ओनर्स फंड होता है। जितना भी पैसा बिजनेस में ओनर्स ने लगाया है, जितना भी कैपिटल ओनर्स ने लगाया है, जितना भी उनका पैसा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। मतलब कैपिटल इज नथिंग बट ओनर्स फंड। ओनर के पैसे को हम क्या कह देते हैं? कैपिटल। उसके बाद आती है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है अमाउंट, गुड्स और एसेट टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर देयर पर्सनल यूज। इसका मतलब है कि अगर प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे को निकाला, पर्सनल यूज के लिए मतलब कि तुमने ऑफिस का पैसा अपने पर्सनल, जैसे तुमने घूमने फिरने के लिए अपनी पर्सनल ड्रेस खरीद ली, कुछ बाइक खरीद ली, या कुछ भी अपने ऊपर खर्च किया, तो वो पैसा किसका था? ऑफिस का पैसा था। पर तुमने किस पे खर्च किया? वो अपने पर्सनल चीजों पे। तो उसको क्या कहा जाएगा? ड्रॉइंग्स कहा जाएगा। उसके बाद आती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी और द एंटरप्राइज। जितने भी मुझे बाहर वालों को पैसा देना होता है, जितना भी मुझे आउटसाइडर्स को पैसा देना होता है, वो मेरी सारी क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। एसेट्स, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी विच विल गिव द बेनिफिट इन द फ्यूचर। एसेट का मतलब सरल भाषा में बोला जाए तो मेरी संपत्ति। मेरे पास मेरी जमीन है, मेरे घर में मेरे सोफे हैं, बाइक है और बिल्डिंग्स है, मशीनरीज है, टीवी है, ये सारे मेरे क्या होंगे? एसेट्स। एसेट्स होते हैं मेरे पर्सनल बिलोंगिंग, जिनको मैं कभी भी बेच के किस में कन्वर्ट कर सकता हूं? कैश में। अब यहां पे भी ना कुछ होंगे लॉन्ग टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आएगी मेरी रिसीट्स। अमाउंट रिसीट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। रिसीट्स में आएगा कि जो भी अमाउंट मुझे मिला, या तो सामान बेच के मिला या सर्विसेज दे के मिला, वो सारी मेरी आएंगी रिसीट्स में। अब देखो कुछ बच्चे इसको रिसिप्ट पढ़ते हैं, 11th में बच्चे आते हैं तो उसको क्या पढ़ते हैं? रिसिप्ट। बच्चों पी साइलेंट होता है, रिसिप्ट नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं रिसीट्स। फिर आएगा मेरा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और द लायबिलिटी इंकर्ड फॉर द परचेजिंग ऑफ एसेट्स और सर्विसेज। जो भी मैंने खर्चे किए हैं, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चे। किस पे वो मैंने खर्चे किए हैं? या तो वही सामान खरीद रहा हूं उस पे खर्चे किए हैं, या मैंने किसी से कोई सर्विसेज लिए उस पे खर्चे किए हैं। फॉर एग्जांपल बच्चा स्कूल जाता है, टीचर की सर्विसेज लेता है तो स्कूल वाले क्या लेते हैं? उससे फी लेते हैं। ट्यूशन जाता है, ट्यूशन की क्या देनी पड़ती है उनको? फी। तो वो सर्विसेज है। डॉक्टर के पास जाएगा तो उसको क्या देनी पड़ेगी? डॉक्टर की फी। तो वो सर्विसेज है। कहीं मेट्रो ट्रेन में जा रहा है तो मेट्रो ट्रेन की क्या लेता है? वो सर्विसेज लेता है। तो ये सारी सर्विसेज है। सो दोस्तों अब पढ़ते हैं एसेट्स के बारे में। मैंने आपको एसेट्स के बारे में बता दिया था। तो पहला एसेट्स है मेरा टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स यार वो एसेट्स होते हैं जिनको ना मैं टच करके देख सकता हूँ और फील कर सकता हूँ, जिनकी ना फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। तो ये मैंने डेफिनेशन में भी बताया आपको। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस। जैसे हमारी मशीनरीज हुई, हमारी बिल्डिंग्स हुई, टीवी, फ्रिज, हमारे पास कार, जो भी है, ये मेरे सारे क्या है? टेंजिबल एसेट्स। समझ में आ गया बच्चों? जिनको हम छू कर देख सकते हैं,
फील कर सकते हैं, वो मेरे सारे हैं टेंजिबल एसेट्स। अब मेरे आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स बच्चों वो एसेट्स होते हैं जिनकी ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जो मुझे दिखाई नहीं देंगे, जस्ट मैं उनको फील कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। अभी आपको देखो, जैसे ना आपकी कोई शॉप है और आप उसको ना काफ़ी सालों से उस शॉप को चला रहे हो, आपका नाम है जैसे अग्रवाल स्वीट्स, और अग्रवाल स्वीट्स पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब आप अगर वो किसी को वो शॉप बेचोगे तो आपने इतने सालों से उसका नाम कमाया है, एकदम तो नाम हुआ नहीं है, तो उसको कहते हैं हम गुडविल। गुडविल का मतलब हिंदी में होता है ख्याति, जो हमने नाम कमाया है। तो आप अगर अपनी शॉप किसी को बेच रहे हो तो शॉप के आप अलग पैसे लोगे और उस गुडविल के अलग पैसे लोगे। गुडविल है इंटेंजिबल, किसी को दिखाई नहीं दे रही। ऐसी पेटेंट्स, कॉपीराइट। अब आप दोस्तों देखते हो बच्चों कि जैसे ना हम कोई चीज़ कंटेंट डालते हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे जल्दी से आ जाता है कॉपीराइट, क्योंकि वो किसी ने पहले से ही पब्लिश की हुई है और उसका राइट उसके पास है। अगर आप उसको दोबारा से पब्लिश करोगे तो वो बंदा आपको कॉपीराइट दे देगा। तो ये भी मेरा क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, डेफिनेशन भी आ सकती है। टेंजिबल एसेट्स के सेम ऐसी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। बच्चों अब अगली तरफ बढ़ते हैं, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट वो एसेट्स होते हैं बच्चों जो मैं लंबे समय तक रखता हूँ और जिनको ना मैं बेचने के पर्पज से नहीं खरीदता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मशीनरी खरीद ली, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली, मैंने मोटर कार खरीद ली, बाइक खरीद ली। अब मैंने गाड़ी खरीद के लाया, मैं क्या मैं उसको अगले दिन ही बेच दूंगा? नहीं, उनको मैं लंबे समय तक रखूंगा। मैंने कोई मशीन खरीदी, क्या मैं उसको अगले दिन ही बेच दूंगा? नहीं, उसको भी मैं लंबे समय तक रखूंगा। तो जिन चीज़ों को मैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड के टाइम के लिए रखता हूँ वो मेरे कौन से होते हैं बच्चों? फिक्स एसेट। अब बात करते हैं करंट एसेट्स की। बच्चों मेरी डेफिनेशन में देखो, आपने करंट एसेट्स लिखा है एसेट्स हेल्ड फॉर रीसेल और कन्वर्जन इनटू कैश, जिसको मैं रीसेल के लिए खरीदूंगा कि भैया कम टाइम पीरियड में मैं उसको दोबारा बेच दूंगा, उसको कैश में कन्वर्ट कर लूंगा, या मैं उसको रखूंगा बहुत कम पीरियड के लिए। तो आपको क्या समझ में आया? शॉर्ट पीरियड के लिए जो एसेट्स होते हैं मेरे पास उनको मैं कहता हूं करंट एसेट्स, जिसको मैं रीसेल के लिए रखता हूं। और जो लॉन्ग पीरियड के लिए बच्चे होते हैं वो मेरे होते हैं फिक्स एसेट। अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछे फिक्स एसेट का तो आप बता सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, और करंट एसेट्स का पूछे तो आप बता सकते हैं स्टॉक हो गया, मेरे डेटर्स हो गए, मेरे बिल्स रिसीवेबल हो गए, ये सारे मेरे क्या है? करंट एसेट्स। अब बच्चों अगला टॉपिक मेरा आता है फिक्टिशियस एसेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। फिक्टिशियस एसेट्स होते क्या हैं? एसेट्स विच आर नीदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल। जो एसेट्स ना ही टेंजिबल हो और ना ही इंटेंजिबल हो वो मेरे होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। पेपर में डेफिनेशन भी आएगी। अब मैम कई बार आपसे पूछ लेंगी मैम या सर कि बेटा एग्जाम्पल बताओ। आप बोलोगे सर एग्जाम्पल है फिक्टिशियस एसेट्स का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? आप बोलोगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। मैं इसका आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ना किसी बड़ी सेलिब्रिटी से जैसे अक्षय कुमार से ऐड कराई, उसने ऐड के लिए लिए 5 करोड़ रुपए। तो 5 करोड़ अगर आप एक साल ही अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दोगे तो आपको बहुत सारा एकदम क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस को हम एक साल में ना दिखाकर 5 साल या 10 साल में राइट ऑफ करते हैं, ताकि हमें एकदम एक P&L अकाउंट में लॉस ना हो। दैट इज माई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया बच्चों? सो दोबारा बता रहा हूं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसको मैं एक साल में राइट ऑफ ना करके कई सालों में राइट ऑफ करता हूं, जिसकी वजह से मेरे P&L अकाउंट पे नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। नहीं तो यार मैंने अगर एक साल में राइट ऑफ कर दिया पूरा खर्चा तो मेरा प्रॉफिट के बदले क्या हो जाएगा? लॉस शो हो जाएगा। तो यार मेरी कंपनी तो बहुत अच्छा चल रही होगी। सो दोस्तों समझ में आया आपको कि अगर मैंने एक बार में राइट ऑफ कर दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, पर एक्चुअली में इतना नुकसान है नहीं। पर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बंदे देखेंगे मेरी बैलेंस शीट को, P&L अकाउंट को, तो उसको लगेगा यार कंपनी बहुत ज़्यादा क्या चल रही है? घाटे में चल रही है। इसीलिए उस लॉस को मैं एक बार में राइट ऑफ ना करके 5 साल या 10 साल में राइट ऑफ कर दूंगा। थैंक यू सो मच। सॉरी बच्चों, मैं आपको ना एक टॉपिक बताना भूल गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। रिसीट्स में ना बच्चों 2 पार्ट्स आते हैं मेरे, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। अब दोनों ना अलग अलग समझो। कैपिटल रिसीट्स क्या होती है? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्स दैट आर नॉट रेवेन्यू नेचर, जो रेवेन्यू नेचर की ना हो। अब आप पूछोगे सर रेवेन्यू नेचर क्या है? कि जो रिसीट्स मेरी एक साल के अंदर अंदर वाली हो, विद इन द 1 ईयर, तो वो मेरी रेवेन्यू रिसीट्स होती है। और जो एक साल से ज़्यादा वाली रिसीट्स होती है वो मेरी कैपिटल रिसीट्स होती है। समझ में आया बच्चों? तो कैपिटल रिसीट्स मतलब मोर देन 1 ईयर,
और रेवेन्यू रिसीट्स विद इन 1 ईयर। तो पहला कैपिटल रिसीट्स में क्या बोला है, अमाउंट रिसीट फ्रॉम सोर्स दैट आर नॉट ऑफ रेवेन्यू नेचर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने ना कोई बच्चों फिक्स एसेट बेचा है तो जो उससे मुझे पैसा मिलेगा वो मेरी कौन सी रिसीट्स होगी, कैपिटल रिसीट्स। क्लियर। अब रेवेन्यू रिसीट्स पाते हैं बच्चों। रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं, लिखा है देखो मेरी डेफिनेशन में, अमाउंट रिसीट्स फ्रॉम द सेल्स और गुड्स या सर्विसेज या दोनों, कि जो मुझे पैसा मिलेगा गुड्स या सर्विसेज को बेच के या दोनों को बेच के जो भी पैसा मिलेगा वो मेरे रेवेन्यू नेचर का होगा। तो वो किसके अंदर आएगा बच्चों, मेरा रेवेन्यू रिसीट्स में आएगा। अब आप पूछोगे सर इसका एग्जांपल है अगर मैंने कहीं पे अपनी फिक्स डिपॉजिट कराया है बैंक में या मैंने फिक्स डिपॉजिट कराया पोस्ट ऑफिस पे, तो जो बच्चों उससे इंटरेस्ट मिलेगा ना मेरा, वो मेरा इंटरेस्ट होगा रेवेन्यू नेचर का। इज इट क्लियर बच्चों। अब आता है मेरा एक्सपेंडिचर में भी बच्चों मेरे दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इंकर्ड फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स। अब जो मैं एसेट्स को खरीदने के लिए जो पैसा खर्च कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा खर्च कर रहा हूं, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। जैसे मैंने कोई फिक्स एसेट खरीद लिया, अब मैंने पहले भी आपको बताया था फिक्स एसेट बेचने के लिए थोड़ी ना खरीदूंगा, मैं उसको लंबे समय के यूज करने के लिए खरीदूंगा। तो वो मेरा किस नेचर का हो जाएगा बच्चों, कैपिटल नेचर का। याद रखो बस, कैपिटल नेचर का मतलब होता है लॉन्ग टर्म और रेवेन्यू नेचर का होता है शॉर्ट टर्म। चाहे वो मेरी रेवेन्यू हो, या चाहे वो मेरा रिसीट्स हो या वो मेरा एक्सपेंडिचर हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी ये जो मैंने पैसा खर्च किया है फिक्स एसेट को खरीदने के लिए, वो मेरा कैपिटल नेचर का होगा। और जो मेरे अमाउंट स्पेंड किया है गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, ताकि उन गुड्स और सर्विसेज को परचेज करके मैं रेवेन्यू जनरेट कर पाऊँ, तो वो मेरा होता है रेवेन्यू नेचर का, शॉर्ट टर्म नेचर का। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने स्टाफ मेंबर्स को कोई सैलरी दे रहा हूं तो वो मेरी हो जाएगी रेवेन्यू नेचर की, क्योंकि सैलरी देकर मैं उनसे काम करा रहा हूं और रेवेन्यू जनरेट करा रहा हूं। इज इट क्लियर बच्चों। दैट मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए होता है मेरा कैपिटल नेचर और शॉर्ट टर्म के लिए होता है रेवेन्यू नेचर। इसी के साथ ये जो बेसिक कंसेप्ट की वीडियो मैं फिनिश कर रहा हूं। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। सो थैंक यू बच्चों, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।